खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मोबाइल हाथ में थामे वो शदीद बेचैन थी। घड़ी में वक्त देखा। दिमाग को फजूल सोचों में उलझाने की बजाय उसे कामों में मसरूफ करना बेहतर समझा। कुछ सोचकर जवाद को टेक्स्ट किया। वो बिजी नहीं था। कुछ ही देर में उसकी वीडियो कॉल आने लगी। कैसे हैं आप? वो स्क्रीन पर नजर आया। शायद किचन में कुछ तबे आजमाई कर रहा था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ, सोई नहीं अभी तक? वो जानता था पाकिस्तान में इस वक्त 12 बज चुके थे। नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। आप क्या कर रहे हैं? वो काउंटर पर टैब रखे पैन में सब्जियां डाल रहा था। मैं गरीब कंवारा कर ही क्या सकता हूँ, आज ऑफ था। थोड़ी देर पहले उठा था, भूख लगी। अब मंचूरियन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। टी शर्ट और ट्राउजर में सलीके से बाल बनाए वो उसे काम करता बेहद प्यारा लगा। हाय, मैं सदके जाऊं, मेरे भाई को भी अपने कवारेपन का एहसास हुआ। वो उसे छेड़ने लगी। एक निकम्मी बहन बनाई थी। इतना ना हुआ कि भाई के लिए कोई लड़की ही देख ले। पाकिस्तान जाकर जम गई है। अब आओ तो तुम्हें किसी से मिलवाऊं। मुस्कुराते हुए वो उसकी बातें सुन रही थी। आखिरी बात पर बुरी तरह चौंकी। क्या मतलब? लड़की दिखाऊं यानी कि भाई? पहले तो वो हैरान हुई, फिर यकदम चिल्लाने लगी। पागल हो गई हो? तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग कहीं उठकर बाहर ना आ जाएं कि ये कौन चुड़ैल इस वक्त चीखें मार रही है? जवाद उसकी चीखों से घबरा गया। एक तो मैं किसी को इंसान नहीं लगती, कोई चुड़ैल कहता है, कोई बंदरिया। मुंह बनाकर स्क्रीन को देखा। हैं? ये इतने अच्छे अंदाजे मेरे अलावा और कौन तुम्हारे बारे में लगा रहा है? वो हाथ रोककर स्क्रीन के करीब आते बोला। आपके फरजाद भाई। वो मुंह बिगाड़ कर बोली। उसके जवाब पर वो अपना कह कहा ना रोक सका। इंसान शनास हैं, शरारती अंदाज में कहते दोबारा से अपना काम शुरू कर चुका था। आप मुझे बातों में नहीं लगा सकते। बताएं कौन है, कहाँ मिली? और ये आनन फानन शादी का फैसला भी? वो अभी तक हैरत में गुम थी। यार, कोई लंबी चौड़ी इश्किया दास्तान नहीं। पाकिस्तान से वापसी पर एक घबराई सी पाकिस्तानी लड़की जहाज में टकराई। वो यहाँ पढ़ने आई है, स्कॉलरशिप पर। पहली बार फैमिली से दूर थी। मैंने अजरा हमदर्दी उसे सारे सफर में कंपनी दी। फिर यहाँ आकर उसके हॉस्टल तक राइड दे दी। बस दिल को अच्छी लगी। 1-2 बार ही मिला हूँ। दोबारा मेरी जानिब से तो हाँ है। तुम्हारा इंतजार है, मिल लो, फिर कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। वो सादे से अंदाज में बताने लगा। मेरे भाई की चॉइस है, यकीनन अच्छी होगी। वैसे ये मोहब्बत का आगाज क्या हमदर्दी के बुखार से शुरू होता है? वो शरीर लहजे में बोली। तुमने जिशान लगारी की कंपनी के लिए ऐड किया है? मायशा उसे बता चुकी थी कि वो किसी इश्तिहार की रिकॉर्डिंग करवा रही है। अपने भाई के मुंह से उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का नाम सुनकर चौंकी। आप जानते हैं उन्हें? वो हैरान सी हुई क्योंकि जिशान ने ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि वो उसके भाई को जानता है। हाँ, कैलिफोर्निया में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी वहीं वो भी किसी काम के सिलसिले में आया था। काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अभी रोजाना ही बात होती है। उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा था, तब उसने पूछा था। फिर तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट का बताया था। बहुत अच्छा लड़का है। वो बस हूं ही कर सकी। अच्छा, मुझे मेरी भाभी का नाम तो बता दें। वो इश्तियाक से पूछने लगी। अभी कहाँ से भाभी? फिलहाल तो ये सब वन साइडेड है। पता नहीं वो मुझे इस अंदाज में पसंद करेगी भी या नहीं। वो साफ गोई से बोला। क्यों नहीं पसंद करेगी? मेरे भाई को कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। वो मोहब्बत पास नजरों से उसे देखकर बोली। अब बता भी दें। वो उसे आंखें दिखाने लगी। मीना नाम है उसका। नाम बताते उसने मायशा की जानिब देखने से एतराज किया। वाओ, क्यूट सा नाम। यकीनन भाभी भी क्यूट ही होंगी, है ना भाई? वो शरीर से अंदाज में बोली। अच्छी है। मशरूम मुंह में डालते वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे मायशा की शरारत को समझ ना रहा हो। भाई, यू आर ब्लशिंग। वो हंसते हुए उसे मजीद तंग करने लगी। बकवास नहीं करो। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन ले रही हो? उसने फौरन बात पलट दी। जी, इन जल्लाद के होते मैं मेडिसिन छोड़ सकती हूँ? वो मुंह बनाकर बोली। उसका इशारा समझते वो कह कहा लगा गया। बदतमीज, उस्ताद हैं तुम्हारे, ऐसे कहते हैं? मसनूई घोरी से उसे नवाजा। जी नहीं, अब वो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। वो इतरा कर बोली। वेरी गुड। दोस्ती की पहल किसने की? वो फरजाद को बहुत अच्छे से परख चुका था। उसके होते उसे मायशा की फिक्र नहीं थी। उन्होंने, मैंने तो बस कबूल की। ठीक किया मैंने। वो अब कोई बात जवाब से नहीं छुपाती थी। वो गलती अब वो दोबारा कभी नहीं दोहराना चाहती थी। बहुत अच्छा किया। वैसे वो जल्लाद क्यों है?
वो फरजाद को ये नाम देने पर कुछ खास खुश ना था। इतने स्वीट बंदे को उसकी बहन जल्लाद कह रही थी। रोजाना मेरी सारी मेडिसिन मंगवाते हैं, चेक करते हैं कितनी खाई कितनी रह गई। अब ऐसे बंदे के होते मैं कैसे डंडी मार सकती हूँ। उसकी बात पर वो हंसता चला गया। यार इतने केयरिंग है, शर्म करो कुछ। वो उसे शर्म दिलाने लगा। अच्छा मैंने पुप्पो का आपको बताया था ना। कुछ याद आने पर वो बोली, हाँ गई थी तुम उनसे मिलने? जवाद ने सवाली अंदाज में पूछा। जी आज फरजाद के साथ गई थी, बहुत खुश हुई वो फिर से वो मंजर याद करके आपदीदा हुई। रहने भी जाना, जवाद ने मशवरा दिया। जी 1-2 दिन में जाऊंगी, वो इस बात में सर हिलाकर बोली। माइश मुझे एक और बात भी करनी है तुमसे। जवाद अब की बार संजीदा लहजे में बोला। जी भाई बताएं। वो उसकी जाने पूरी तरह मतवज्जे हुई। वो जो जिशान है ना, अभी उसने बात शुरू की थी कि फ्लैट की डोरबेल बजी। अच्छा माइश फिर बात करूंगा, कुछ दोस्तों ने आना था, वो आ गए हैं शायद। अपना ख्याल रखना। हमेशा की तरह टैब थाम कर उसकी स्क्रीन पर नजर आते मायशा के चेहरे पर प्यार करते कॉल बंद की। मायशा ने ठंडी सांस भरकर बंद स्क्रीन को देखा, उठकर कमरे की लाइट ऑफ की। वापस बेड पर आने तक उसे फिर से अपना मोबाइल रोशन नजर आया। बेड पर वापस आकर कंफर्टर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। फरजाद का मैसेज देखा। अमूमन वो 11 बजे सो जाया करती थी। इस वक्त उसे व्हाट्सएप पर एक्टिव देखकर वो चौंका। फौरन मैसेज किया। मायशा ने व्हाट्सएप खोला। क्या बात है, इस वक्त क्यों जाग रही हो? तबीयत ठीक है? उसकी फिक्र से भरा मैसेज पढ़कर मायशा को दोपहर का मंजर याद आया, जब रिश्ना को करीब देखकर मायशा ने फरजाद के तासरात जांचे। उसी लम्हे उसकी निगाह भी मायशा पर उठी। एक की नजर में शिकवा था और दूसरे की नजर में हजारों सवाल। माइश सब ठीक है? मैसेज सींच करने के बाद भी जब उसका जवाब नहीं मिला तब फरजाद को तशवीश हुई। जी ठीक हूं, बस जवाद से बात कर रही थी। स्पॉट से अंदाज में उसने मैसेज लिखकर भेजा। ओके सो जाओ। उसके मशवरे पर वो जलकर रह गई। हाँ तो सोऊंगी ही, उल्लू तो हूं नहीं कि सारी रात जागूं। चिढ़कर मैसेज लिखा। फिर से वही बेचैनी सवार हो गई जो रिश्ना को देखने के बाद से थी। उसका सड़ा हुआ मैसेज पढ़ के वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। रिश्ना को देखते ही उसके चेहरे पर जो 12 बजते थे वो फरजाद से छुपे हुए नहीं थे। उसके बचकानापन पर उसे हंसी आती थी। शायद उसके दिमाग में कहीं था कि वो अब भी उसे पसंद करता है। अच्छी बात है, गुड नाइट। अपने सड़े हुए मैसेज के जवाब में उसका नॉर्मल अंदाज मायशा को और भी आग लगा गया। यानी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हालांकि उसकी नाराजगी को फौरन भांप जाता था, तो फिर आज क्यों न समझा। मायशा ने गुस्से में जवाब दिए बिना मोबाइल ऑफ कर दिया। सुबह से वो मुसलसल उसे इग्नोर कर रही थी। गाड़ी में भी वो कोई बात करना चाहता था कि सर दर्द का कहकर वो उसे खामोश करवा चुकी थी। स्टूडियो आकर भी अजीब हरकतें कर रही थी। हर बात सिर्फ साले से हो रही थी। वो कोई बात पूछता भी तो जवाब साले को देखकर करती। तुम्हारा दिमाग आज अपनी जगह पर नहीं लग रहा। मुसलसल 5वीं बार वो रिहर्सल खराब कर चुकी थी। आखिर फरजाद उसे डपट कर बोला, आज बहुत सारे लोगों का दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। फरजाद को उसके तंज की वजह समझ नहीं आई। उसे ठंडा पानी पिलाओ, मैं कॉल करके आता हूँ। उसे घूर कर साले से कहता मोबाइल लिए वो स्टूडियो से बाहर जा रहा था, जब पीछे से उसकी बड़बड़ाहट सुनाई दी। जहर ही दे दें एक बार। मुड़कर तेज नजर उस पर डालना नहीं भूला था। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? साले भी उसकी हरकतें सुबह से एंजॉय कर रहा था और सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि सबको रोब में रखने वाला इतनी सी लड़की के सामने जिच हो चुका था। वो खुद नहीं मानते थे, मगर उनके गिर्द मौजूद लोग उनके दरमियान की अटैचमेंट को इसी अंदाज में लेते थे जिससे वो इंकारी थे। दिमाग ठंडा हुआ। मायशा जो कि उसके सोफे पर ही बैठी थी, कुछ देर पहले उसके मोबाइल पर रिश्ना की कॉल देख चुकी थी। खुद को रात से अब तक 1000 बार समझाया कि उसे यूं उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, मगर फरजाद का उसकी जाने मुतवज्जे होना न जाने उसे क्यों बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वापिस आते उसके साथ बैठते आहिस्ता आवाज से बोला। और भी साज बजाने वाले उनके गिर्द थे। वो नहीं चाहता था कि किसी के कान में जरा सी भिनक उनके मुतालिक पड़े। अब की बार वो खामोश रही। इस बार रिहर्सल ठीक हो गई। इस ट्रैक के लिए उसे गिटार खुद बजाना था, जो वो सुबह से वहां मौजूद गिटारिस्ट से सीख रही थी। आखिर शाम तक ये मरहला भी आसान हुआ। परसों फाइनल रिकॉर्डिंग है, तब तक तुम्हारा हाथ इस पर सही से बैठे। अभी भी तुमने गाते चंद तारों को गड़बड़ कर दिया था। आखिरी रिहर्सल पर फरजाद ने उसे समझाया। सर हिलाकर उसने गिटार साइड पर रखा। साले, मैं ये साथ ले जाऊं? प्रैक्टिस कर लूंगी। फरजाद को किसी भी खातिर में लाए बगैर वो साले से पूछ रही थी।
ये फरजाद का पसंदीदा गिटार है, उससे पूछो। साले ने साफ दामन बचाया। सभी साज बजाने वाले जा चुके थे, बस वो तीनों और एडिटर्स थे जो अपने ऑफिस में मौजूद पहले के 3 गानों की रिकॉर्डिंग को आजकल एडिट कर रहे थे। मायशा ने एक नजर उसे देखा जो सोफे की हत्थी पर एक बाजू रखे मुट्ठी ठोड़ी और लबों के बीच जमाए गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ले जाऊं? उसकी नजरों का सवाल नजरअंदाज किए उसके देखने पर भी फरजाद की नजरों का इर्तिकाज नहीं टूटा। आखिर उसे लब हिलाने पड़े। एक शर्त पर। उसकी बात पर मायशा ने भवें सुकेड़े। पहले कोई अच्छा सा गाना सुनाओ और गिटार के तार छेड़ते हुए गाने की कोशिश करो। उसकी बात पर मायशा ने सर पर हाथ मारा। अभी इतनी परफेक्शन नहीं आई। उसकी बात पर वो हंसा। तो घर ले जाकर उससे जाले साफ करने हैं। उसके मजाक उड़ाने पर वो उसे घूर कर रह गई। इन नोट्स को देखते प्रैक्टिस करूंगी। नोट्स वाली फाइल उसके सामने करते बोली। चलो फिर देखते हैं तुम्हें इन तारों के साथ खेलने का कितना अंदाजा हुआ है। मैं तुम्हें एक गाने के नोट्स निकाल कर देता हूँ, तुम गाना गाने के साथ उसे बजाओ, देखते हैं तुम्हें कितनी समझ आई है। वो उसे मुश्किल में डाल चुका था। आपको कहीं जरूरी जाना था शायद। वो उसे चोट कर गई। फरजाद ने अबरू उचका कर उसकी जानिब देखा। तुम्हें भी चलना है क्या? उसकी बात पर मायशा ने ऐसे मुंह बनाया जैसे कोकेन खा ली हो। मुझे कोई शौक नहीं दूसरों की प्राइवेसी में घुसने का। साले एक हाथ ठोड़ी के नीचे जमाए इन दोनों को देख कम और एंजॉय ज्यादा कर रहा था। आखिर चल क्या रहा था दोनों के बीच? काम पर ध्यान दो, वो रोब से बोला। मेरा ध्यान काम पर ही है, लोगों की तरह मोबाइल पर नहीं। वो मुसलसल दू बदू जवाब दे रही थी। उल्टे हाथ की खाओगी। अब की बार उसकी सख्त नजर ने मायशा के चेहरे का तवाफ किया, जिसका उस पर खातिर खा असर नहीं पड़ा। गाना प्लीज। वो उसे मजीद जिज कर रही थी। कोई गाना नहीं, उठो तुम्हें घर छोड़ दूं। वो अच्छी तरह उसका दिमाग खराब कर चुकी थी। उठाओ इसे। गिटार भी साथ ले जाने की इजाजत वो गुस्से में दे रहा था। मुझे पुप्पो के घर रात रहने जाना है। साले आप मुझे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? अपनी जगह से खड़े होते गिटार को उसके कवर में रखते वो मसरूफ अंदाज में बोली। तुम अपने घर के लिए निकलो। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। फरजाद ने साले की खामोशी मगर खोजती नजरों को देखते उसे उठने का इशारा किया। वो मुझसे कह रही है। साले ने फौरन पार्टी बदली। फरजाद ने अच्छी खासी कड़ी नजरों से उसे देखा। वो गिड़बड़ाया। जी मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। उसकी बात पर मायशा ने भी साले की बात की तस्दीक की। मगर मुझे तुम्हारी पुप्पो के घर का रास्ता नहीं आता। फरजाद तुम्हें छोड़ देगा। फरजाद की कड़ी नजरें खुद पर जमी देखकर वो फौरन दामन बचा गया। बाद में बेइज्जती कौन करवाता उसके हाथों? उसने सफीना के सामने कोई ऐसी बात करके बदला निकालना था कि वो दिनों उसे मनाता रहता। वो उसके सख्त बदलों से बहुत अच्छे से वाकिफ था। वो डांटता नहीं था मगर ऐसी तीली इन दोनों के दरमियान लगाता था कि साले आइंदा उसके किसी काम में पड़ने से तौबा कर लेता था। हाँ, अभी तो आप मान गए थे। वो हैरत से उसे पैंतरा बदलते देख रही थी। मैं इसी साइड पर जा रहा हूँ जहां तुम्हारी पुप्पो का घर है। अब की बार उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोला कि मायशा को उसे देखना ही पड़ा। आप ऑलरेडी लेट हो रहे होंगे, ऐसे ही मेरी वजह से और देर हो जाएगी। वो मुसलसल उसे क्या जता रही थी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। साले उन्हें मसरूफ देखकर चीजें समेटकर खिसक गया। जी मैं जानती हूँ ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जानिब शिकवे भरी नजरों से देखती वो बैग की जानिब बढ़ी। जब उसके मर्दाना मजबूत हाथ की गिरफ्त में उसका नाजुक सा बाजू आया। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कल रात से इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? कोई बात बुरी लगी है तो बताओ। वो जिच हो गया था। वो खुलकर भी तो कुछ नहीं कह रही थी। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो इसी बात से उसे लौटा गई। मायश स्टॉप दिस नॉनसेंस। अब की बार वो दबी दबी आवाज में चिल्लाया। क्या नॉनसेंस की है मैंने? वो अचंभे से उसे देखती अनजान बनी। जो तुम कल रात से कर रही हो, छुपा रही हो खुद को मुझसे। अपनी खोजती नजरें उसकी शजदर नजरों में गाड़ी। वो फिर से भूल गई थी वो लोगों में उतरकर उन्हें पढ़ने का फन रखता है। यकदम नजरें झुकाई। आंखें मत चुराओ। वो गंभीर आवाज में बोला। मुझे जरूरत नहीं नजरें चुराने की। वो उसे बावर करवा गई कि वो गलत सोच रहा है। जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। झूठ सच सब ये अयां कर देती हैं। खुद से फरार मत ढूंढो। इस छोटे से दिमाग में जो चल रहा है वो बताओ। फजूल के मफरूजे मत खड़ो। वो धक से रह गई। तो क्या वो अपनी बेवकूफियों से उस पर अयां कर चुकी थी कि उसे उसका रिश्ना से मिलना, उसका जिक्र करना बुरा लग रहा है? मैं बस ऐसे ही पागल हूँ। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालना चाहा जो वो छोड़ने पर आमादा नहीं था। अपने पागलपन को ठीक करो वरना मैं ठीक कर दूंगा।
उसके बेलचक लहजे ने मायशा को सरासीमा किया। खुद तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं, दूसरों के बारे में सब जान लेते हैं। वो जो उसका बाजू छोड़कर मुड़ा था, उसकी बात पर वापस घूमकर उसे देखा। जिन लोगों की मेरे नजदीक वुक्कत ना हो, मैं उन्हें माजी में ही दफना देता हूँ। उनकी वजह से अपना हाल और मुस्तकबिल खराब नहीं करता। अनसिक्योर किस बात से हो? मायशा उसकी बात पर दंग रह गई। क्या वो वाकई अनसिक्योर हो रही थी उससे? उसने खुद से सवाल किया, मैं क्यों अनसिक्योर होंगी और किससे? उसकी जानिब लम्हा भर को देखकर एक बार फिर नजरें उसकी नजरों की गिरफ्त से छुड़ाईं। ये सवाल खुद से करो। चलो। आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर ऑफिस से बाहर निकला। इसी तरह लिए उसे गाड़ी तक लाया। मायशा को छोड़कर वो उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा। वो पहले से ही वहां मौजूद उसका इंतजार कर रही थी। 20 मिनट लेट हो, हालांकि तुम हमेशा मुझसे पहले पहुंचा करते थे। देखो हालात ने क्या रुख अख्तियार किया है। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, लोगों का अपना इंतजार करवाते हो। फरजाद ने जैसे ही कुर्सी संभाली वो उस इस्तहज़ाइया से मुखातिब हुई। पहली बात तो यह कि पिछली बातें करने का कोई फायदा नहीं। गुजरी बातों को बेवकूफ लोग दोहराते हैं, जिसका कुछ हासिल वसूल नहीं। उसके बारे में बात करना सरासर हमाकत है। दूसरी बात यह कि मैं कुछ बनकर भी बहुत सी चीजें नहीं भूला। फरजाद की आखिरी बात को वो किसी और ही अंदाज में ले गई। उसका दिल खुशी से झूम उठा। मैं जानती थी तुम आज भी मुझे नहीं भूले। वो खुशी से झिलमिलाता चेहरा लिए बोली, तुम्हें इतनी बड़ी गलत फहमी क्यों कर हुई? मैं लोग नहीं मगर उनके साथ ताल्लुक भूल जाता हूँ। उसकी संजीदगी में रत्ती भर फर्क नहीं आया था, मगर वो फिलहाल इस सब को महसूस नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा शौहर कैसा है? फरजाद के सवाल पर एक तारीक साया उसके चेहरे पर लहराया। हम में सेपरेशन हो चुकी है। उसे उसके किए की सजा मिली है। उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसके अंदाज फरजाद को जो सिग्नल दे रहे थे वो गलत नहीं थे। वो इसीलिए उसकी जानिब मुतवज्जे हुई थी। उसने सख्ती से लब भींचे। मैं बेवकूफ़ थी कि तुम जैसे हीरे को छोड़कर एक पीतल के बने शख्स का हाथ थाम लिया। उसके लहजे में खालीपन दर आया। ये तुम मेरी शख्सियत को हीरा कह रही हो या मेरे स्टेटस को? वो बेवकूफ़ नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बहुत पहले ही पछतावे का शिकार हो गई थी। इस वाक़े के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें हर हाल में पा लेना चाहिए था। काश मैं उस वक्त अपने बाप और भाइयों के सामने स्टैंड ले लेती। वो उसे हसरत से देख रही थी। इन सब बातों का अब क्या मकसद है? फरजाद की खोजती नजरों से वो लम्हा भर को घबराई। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम तो वहीं खड़े हो। बस मैं अपनी जगह से हट गई थी। उसकी बात पर वो हौले से हंसा। तुम इतनी खुशफहमियों की जिद में क्यों हो? उसी दिन सफीना की बहन के निकाह पर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम काफी खुशगुमानियों में हो। यहाँ इस वक्त आकर तुमसे मिलने का मकसद सिर्फ तुम्हें बावर करवाना है कि मैं अब वो फरजाद नहीं हूँ जिसकी खूबसूरती ने तुम्हें मुतासिर किया। और जब वो रिश्ता निभाने की बात आई तो तुम्हें होश आया कि मैं बहुत गरीब हूँ, तुम्हारे स्टेटस को मैच नहीं करता। तब तुमने मेरे इसी काम को किसी काम का ना कहकर मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मुझे अफसोस नहीं हुआ कि ये तुम्हारा हक था। हम जोर जबरदस्ती करके रिश्ते नहीं बना सकते। वो लम्हा भर के लिए रुका। मैंने तुम्हें एक अच्छी याद समझकर हमेशा अपने दिल में एक मखसूस जगह दी, मगर तुम इसके काबिल नहीं थी। जिस वक्त तुम्हारे शौहर ने वो सब मेरे साथ किया, वो अकेला इस सब में कसूरवार नहीं था। तुमने जिस गलत अंदाज में अपने और मेरे रिश्ते की तशहीर की, वो सुनकर कोई भी मर्द इसी तरह पागल होता जैसे कामरान हुआ था। उसके लहजे से नहीं, उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। ये गलत है। वो कपकपाते लहजे में उसकी नफी करने लगी। ये गलत नहीं है। गलत वो था जो तुमने अपने शौहर को बयान किया। मैंने तो कभी बुरी नीयत से तुम्हें देखा तक नहीं था। छूना तो बड़ी दूर की बात है। और तुमने अपने शौहर से क्या कहा कि हमारा ताल्लुक हर हद पार कर चुका है? तुमने खुद को किस कदर नीच ज़ाहिर किया। मुझे अफसोस हुआ था वो सब जानकर कि मैंने तुम्हें समझने में जानने में गलती कर दी। वो मेरी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती थी। फरजाद पहली बार यूं उसकी धज्जियां बखेर रहा था। तुम इतनी खुद गर्ज औरत हो। तब जब मैं स्टेबल हुआ, तुमने सोचा अब कामरान से पीछा छुड़ाकर मेरी जानिब वापस आया जाए। जब वो भी ना बन पड़ा, तब तुमने उस शख्स से सेपरेशन ले ली। रिश्ना, तुमने वाकई कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। अगर तुम्हारा रोना ये है कि कामरान दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखता था, तो मैं कहूँगा वो सब करके भी वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, क्योंकि तुम्हारे बांझपन को जानकर भी उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। और
तुमने उसके ट्यूमर का पता लगते ही उससे सेपरेशन ले ली। वो जो ये सोचती थी कि फरजाद उससे बेखबर है, उसे उसकी जिंदगी के बारे में क्या मालूम, तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं इस पछतावे में नहीं रहना चाहता था कि तुमसे वो बेगर्ज मोहब्बत करके मैंने गलती की है, मगर तुमने साबित कर दिया है कि हाँ, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हमेशा तुम्हें एक अच्छी याद के तौर पर अपने पास महफूज रखना चाहता था, मगर तुमने अपनी इस याद को खुद मेरे दिल और दिमाग से खुरच दिया है। अपनी बाकी की जिंदगी इस शख्स के साथ गुजारो जिसने तुम्हें तुम्हारी इतनी बड़ी खामी के साथ भी कबूल किया और तुम्हें नहीं छोड़ा। उसके साथ क्या हुआ ये उसके और उसके रब के दरमियान रहने दो। अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद मत करो। वो उसे अच्छी तरह आईना दिखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हम कभी एक दूसरे को कहीं देख भी लें तो अजनबी समझकर नजरअंदाज कर दें। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ वो सब सुन रही थी। अपनी बात करके वो वहां से उठ चुका था। ये चैप्टर वो हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में अब क्लोज कर देना चाहता था। वो इस वक्त अपने कमरे में बैठी अपनी किताबें और कापियों को बार बार पढ़ रही थी। आंसू तवातर से गालों पर बिखर रहे थे। काश ये चंद साल उसकी जिंदगी में आते ही ना। उसकी जिंदगी में तब तक सिर्फ एक दुख था, उसके माँ बाप के पास ना होने का, और अब उसकी जिंदगियों में ढेरों तकलीफें थीं। यादों का सिलसिला मोबाइल की टोन से टूटा। तर चेहरा साफ करते सामने स्टडी टेबल पर रखा मोबाइल उठाया। रात के 2 बजे उसे कोई और फोन नहीं कर सकता था सिवाय 2 बंदों के, जवाद या फरजाद। मोबाइल उठाते ही उसके अंदाजे की तस्दीक हुई। हेलो। उसकी पुरनम आवाज दूसरी जानिब मौजूद शख्स को बुरी तरह महसूस हुई। अभी तक जाग रही हो? उसने घड़ी में वक्त देखा। आप भी तो जाग रहे हैं। मोबाइल कान से लगाए वो बेड पर बैठी। मैं तो कुछ यादों को संदूक में बंद कर रहा था। वक्त गुजरने का पता नहीं चला। उसकी बात पर वो चौंकी। आज भी आप मुझे अपने माजी से बेखबर रखेंगे? उसके शिकवा करने पर वो मुस्कुराया और फिर अपने माजी का हर सफ़ा उसके सामने खोलता चला गया। मायशा गुंग थी। अगर वो मोहब्बत के हाथों खार हुई थी तो टूटा बिखरा तो वो भी था। इस संदूक की चाबी मुझे दे दें। अपना दर्द उसे बताने के बाद उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। क्या करोगी अपने पास रखकर? उसे लगा वो हल्का फुल्का हो गया है। मैं समुंदर में फेंक दूंगी। उसकी बात पर वो कह कहा लगा उठा। जेलस क्यों हो रही हो? अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, ना उल्फत का ना दोस्ती का। मायशा उसकी बात पर चौंकी। मैं क्यों जेलस होने लगी? वो मुंह बनाकर बोली। तो कल से कटखन्नी बिल्ली क्यों बनी हुई थी? तुम मुझसे खुद को छुपा नहीं सकती। वो यकीन से बोला। इतनी कोई वो हूर परी नहीं कि मैं उससे जेलस होती, और मैं जानती हूँ अब आपकी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। उसके लहजे में अजीब सा इस्तेहकाक और मान था। चलो अब लेटो, सुबह स्टूडियो भी आना है। कल ऑफ कर लेना प्लीज, मैं आपके साथ गिटार की प्रैक्टिस करूंगी। उसकी बात पर फरजाद ने सर खुजाया। अच्छा देखते हैं, कल स्टूडियो चलकर ही तुम्हारी प्रैक्टिस करवा लूंगा, ठीक है? उसकी बात पर वो जोर और शोर से मान गई। कब आऊं तुम्हें पिक करने? कॉल बंद करने से पहले वो बोला। राहील अंकल कल मुझे छोड़ जाएंगे। उसने सहूलत से उसे मना किया। श्योर है? वो फिर भी तस्दीक चाह रहा था। जी। उसके जवाब पर खुदा हाफिज कहकर उसने फोन बंद किया। वो भी चीजें समेट कर लेट गई। जानती थी नींद अभी भी मुश्किल से आएगी, फिर भी फरजाद की बात माननी थी। उसका ख्याल आते ही खुद ब खुद एक अनोखी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी। माय बेस्ट फ्रेंड। वो अब भी शायद खुद को धोखा दे रही थी। इसी धोखे में जानबूझकर रहना चाहती थी। वो उसके सामने अपने पसंदीदा गानों में से एक के नोटिस रखे उसे गिटार पर मुख्तलिफ तारों के बारे में समझाने लगा। देखो, एकूस्टिक गिटार गिटार्स का एंसेस्टर है। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक और बेस गिटार मखसूस गानों के लिए इस्तेमाल होता है, तो अकोस्टिक को किसी भी तरह के गाने के लिए इस्तेमाल करो, ये अच्छा ही लगता है। इसी तरह से इसके कुछ बेसिक नोट्स होते हैं, वो समझ लो तो बस इन्हीं के साथ हर गाने में खेलना होता है। ई, बी, जी, डी, ए, ई। वो तारों की मालूमात भी उसे साथ साथ दे रहा था। ये इसीलिए बता रहा हूं कि तुम नालायक शागिर्दों की तरह नोट्स के सिर्फ रटे ना मारो, बल्कि समझकर इसे सीखो। उसकी बात पर उसने जोरों शोर से सर हिलाया, जैसे सब समझ में आ गया हो। अब इस गाने के नोट्स पढ़ो, मैं 15 मिनट बाद तुम्हारे गिटार पर सुनूंगा। उसे वक्त देकर वो खुद एडिटिंग रूम में जा चुका था। ठीक 15 मिनट बाद वो उसके सामने थे। आर यू रेडी फॉर द टास्क? उसके पास बैठते वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला।
सर आर यू रेडी फॉर द टास्क? शरारत से मुस्कुराते वो उसकी बात उसे लौटा गई। देखते हैं टास्क मेरे कानों के लिए है या तुम्हारी उंगलियों के लिए। वो हंसते हुए उसे शुरू करने का इशारा करते बोला। साले को और बाकी सबको भी वो ऑफ दे चुका था। सिर्फ वो दोनों इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे। मायशा ने सामने मौजूद नोटिस को एक नजर देखते हौले से गिटार की तारें छेड़ी। स्लो डाउन, ट्राई टू ब्रीथ इन डीप, लिसन टू द वर्ड्स आई स्पीक, डज इट फील लाइक योर होल वर्ल्ड्स फेडिंग, स्लो डाउन, जस्ट स्लो डाउन, calling out for help, waiting to save yourself from falling into deep. Stop running, stop hiding. I won't let you down, my friend. I won't let you down, fight alone. I won't you live in the cold on your own. I won't let you down, my friend. Calm down, come and sit with me now. Pour out whatever is weighting you down. I'm here to hold you up again. Calm down, calm down. वो गाना था या उसके जज्बों की तर्जमानी? वो गहरी नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था, जो गाने में डूबी कुछ एहतियात से गिटार बजा रही थी। आंखें बंद करती, कभी खोलकर सामने मौजूद नोट्स को देखती, कभी अपने हाथों की हरकतों को देखती। जबरदस्त। जैसे ही गाना खत्म हुआ, फरजाद ने ताली बजाते उसे दाद दी। उसने वाकई बहुत महारत से गिटार बजाया था। कुछ गलतियां की थी, मगर वो सीख रही थी। सही बजाया ना? वो अब भी बेयकीनी से पूछ रही थी। बहुत अच्छा बजाया। वो खलूस से उसे दाद देने लगा। अब कोई और बताएं? वो पुरजोश हुई और फिर रात तक वो मुख्तलिफ गानों पर तबा आजमाई करती रही। 2-3 गानों के बाद फरजाद ने उसे नोट्स नहीं दिए, बस गाने लगाकर उसे कहा अब सोचे कि इनकी ट्यून गिटार पर कैसे बजेगी। और फिर वो वाकई हैरान रह गया कि उसने 1-2 गानों को बड़ी खूबसूरती से सुनकर गिटार पर बजाया, चंद एक गलतियों के साथ। तुम नेचर लविंग हो? दोनों इस वक्त थक कर आमने सामने बैठे थे। फरजाद के स्टूडियो में एक कोने पर नीचे मैट्रेस बिछाकर गाव तकिए भी रखे हुए थे। वो दोनों इस वक्त उसी पर आमने सामने बैठे थे। दरमियान में चाय की ट्रे रखी थी। वो पहली बार काम के अलावा उससे कुछ पूछ रहा था। बहुत, मुझे बारिश, पहाड़, बर्फ, ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो मज़े से अपनी पसंद बताने लगी। मेरा ख्याल है आर्टिस्ट नेचर लविंग लाजमी होते हैं और हसास भी। अपनी बात कहकर उसने फरजाद को ताइदी अंदाज में देखा। हाँ, किसी हद तक वो उससे मुत्तफिक हुआ। आपको क्या पसंद है नेचर में? वो वही सवाल उससे पूछने लगी। समुंदर। उसकी बात पर वो हैरान हुई। बस एक चीज? और वो क्यों? वो तबसरा करके फिर सवाल करने लगी। समुंदर में और इंसान में मुमासलत है। उसकी बात पर मायशा ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। वो कैसे? उसके सवाल पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया। दीवार के साथ टेक लगाए, टांगे सीधी किए, वो रिलैक्स अंदाज में बैठा था। दोनों बहुत गहरे होते हैं। उसकी बात पर मायशा ने सर हिलाया। आपने फलसफा तो नहीं पढ़ रखा? सीधे हाथ की शहादत की उंगली टोड़ी के नीचे रखकर वो आंखों में इस्तेजाब लिए बोली। वो खुलकर हंसा। क्यों? अगर कोई शख्स ऐसी बातें करे तो क्या जरूरी है कि उसने फलसफा पढ़ रखा हो? वो भवें उचकाकर उससे सवाल करने लगा। भाई, इतनी गहरी बातें इंसान तभी कर सकता है जब फलसफा से ताल्लुक हो। वो उसकी बात पर फिर से हंसा। जिंदगी खुद बहुत बड़ा फलसफा है मैडम। जो उसके रास्ते में मौजूद ठोकरें खा लेते हैं, वो ऐसे ही फलसफी बन जाता है। अब तुम भी कभी कभी बेवकूफ़ी से निकलकर अक्लमंदी की बातें कर ही लेती हो, मगर इसका ये मकसद तो नहीं है कि तुमने फलसफा पढ़ रखा है। वो मजे से उस पर चोट कर गया। आप अपने जवाब में मुझे बेवकूफ़ कह गए हैं? वो ठनकी। नहीं, अब तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं, बातें समझ जाती हो।
वो फौरन उसके बात समझ जाने पर हंसी होंठों में दबाते बोला, उठें अब चलें? हाँ, आपको एक बात बतानी थी। वैसे तो मुझे उम्मीद है जवाद भाई ने भी बता दी होगी, लेकिन सोचा शायद ना भी बताई हो। अपनी जगह से उठते वो एकदम कुछ याद आने पर बोली, मीना के बारे में? इससे पहले कि वो उसे बताती, फरजाद ने कहकर सारा तजस्सुस खराब कर दिया। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा अब आपके भाई बन गए हैं। वो दिल ही दिल में जवाद से लड़ने की तैयारी कर चुकी थी। भाई तुम्हारी तरह उसका भी दोस्त होना, तो दोस्तों से तो बातें शेयर करते हैं, अपनी कैफियत छुपाते नहीं। वो किस जानिब इशारा कर गया उसे समझते मायशा ने तेजी से बाहर निकलने में ही आफियत जानी। शुक्र तुम इसे ले आए। इन दोनों को रियाज के घर के लॉन में इकट्ठे आते देखकर सफीना शुक्र करते हुए बोली, बस मुश्किल से ही लाया हूं। वो उसकी जानिब एक नजर देखकर बोला, जो वाकई आने को तैयार नहीं थी। सी ग्रीन जदीद तराश खराश की शर्ट और ट्राउजर पहने, बाएं कंधे पर दुपट्टा रखे वो बेजार ही लग रही थी। हल्के से मेकअप में बालों को जोड़े की शक्ल में बांधे वो सफीना को बेहद प्यारी लगी। कोई बात नहीं, अभी इसका मूड ठीक हो जाए। वो उसका हाथ थामकर अपनी चंद फ्रेंड्स की जानिब बढ़ी। बहुत सी सेलिब्रिटीज वहां मौजूद थीं। वो खुद इस वक्त ऑफ वाइट शलवार कमीज में शानों पर काली चादर लिए पूरे माहौल पर छा रहा था। मायशा ने बहुत कम इस शलवार कमीज पहने देखा था, मगर जब जब देखा वो उसे बेहद शानदार लगा। तुम्हें पता है कल ही ताबी भी आया है। वो साले और चंद एक और दोस्तों के साथ खड़ा बात कर रहा था। जब मायशा का हाथ थामे वो भी उनके करीब गई और खुशी से दमकते चेहरे के साथ फरजाद को न्यूज देने लगी। कब आया? तुमने मुझे नहीं बताया। फरजाद ने साले को घूरा, जिसने जरा सी भी खबर नहीं निकाली थी। यार याद नहीं रहा। वो सर खुजा कर बोला, परसों ही आया है, आया हुआ है यहाँ। वो इधर उधर देखते बोली, कहाँ है? डफर ने मुझे कॉल करके बताया भी नहीं। वो भी सफीना की नजरों के ताकुब में देखने लगा। मायशा को भी तजस्सुस हुआ कि आखिर ये ताबी कौन है जिसके लिए सब एकदम बेचैन हुए हैं। वो रहा। सफीना ने किसी को देखकर अपनी जानिब आने का इशारा किया। मेरा भाई है, ज्यादातर दुबई में होता है, इन सब का दोस्त भी है। सफीना ने मुड़कर मायशा को बताया। वो सर हिला गई। मैम प्लीज एक पिक्चर। इससे पहले कि वो आने वाले को देखती ही उसके पीछे से चंद फोटोग्राफर्स की आवाज आई जो किसी मशहूर न्यूज पेपर के थे। मायशा को मुड़कर उनकी जानिब मुतवज्जे होना पड़ा। मैम इधर। कोई दाएं जानिब इशारा कर रहा था तो कोई बाएं जानिब। सर प्लीज आप भी मैम के साथ आ जाएं। एक फोटोग्राफर फरजाद को मुतवज्जे करके बोला, जिसकी पुश्त मायशा की जानिब थी और उसके सामने खड़ा बंदा फरजाद के सामने होने की वजह से उसके पीछे छुपा हुआ था। मायशा ने सिरसिरी नजर फरजाद की पुश्त पर डालकर हाथ बढ़ाकर उसे फोटोग्राफर्स की जानिब मुड़ने के लिए उसके शाने पर हाथ रखा। उसके पलटते हुए मायशा की सिरसिरी नजर उसके सामने खड़े मुस्कुराते सफीना के भाई पर पड़ी। उसकी फटी फटी आंखों ने इस मुस्कुराते चेहरे को देखा। मायश। अपने पीछे मायशा को देखते फरजाद ने उसकी कमर पर हौले से हाथ रखकर उसे अपने साथ सीधे होकर खड़े होने का कहा। वो खाली खाली नजरों से सामने देखने लगी। फरजाद उसके अंदाज पर ठटका। फोटोग्राफर्स के शोर में उसे मायशा की हालत पर गौर करने का मौका नहीं मिला। तुम मिली ताबी से? ताबी इधर आओ। वो जो फोटोग्राफर्स के जाते ही वहां से निकलने का कोई तरीका सोच रही थी कि सफीना की बात ने उसे शदीद इम्तिहान में डाल दिया। वो अभी इसी लम्हे यहां से भाग जाना चाहती थी। कोई आहिस्ता रवि से चलता उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। मायशा की नजरें उठने से इंकारी हुईं। वो उस चेहरे को कभी नहीं देखना चाहती थी, मगर कुछ आजमाइशें जिंदगी से खत्म नहीं होती। इनमें से एक उसकी जिंदगी में तबरेज नामी ये आजमाइश भी थी। मीट माई ब्रदर तबरेज। और तबरेज ये मेरी फ्रेंड मायश है। सफीना के तारुफ पर उसने बदकत उस शैतान के चेहरे को देखा जिससे उसने न जाने कितनी बार कराहियत महसूस की थी। साले से बात करते फरजाद ने बहुत गौर से मायशा का मुतगय्यर चेहरा देखा। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। हेलो प्रीटी लेडी। वो खबासत से अपनी नजरें उस पर गाड़े हाथ बढ़ाए मुस्कुराते हुए बोला। हेलो। मायशा ने बदिक्कत हेलो कहा। उसके हाथ को बुरी तरह इग्नोर करके वो एक्सक्यूज मी कहती फरजाद की जानिब बढ़ी। उसे इस लम्हे परवाह नहीं थी कितने लोग उसे देख रहे हैं, कौन उसके गिर्द है। वो आहिस्ता से उसके करीब खड़े होते उसका हाथ थाम गई।